हेलो बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं और आपके अंदर का डर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्लास 10th पहली बार बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हो आप, और स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बहुत डर तो सभी को लगता है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर। पूरे एक वीडियो में आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में उनको मैंने एक स्लाइड में लिख दिया है आपके लिए। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक्स को देखते हुए क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। और आप चैनल पे देखोगे तो आपकी क्लास 10th के फिजिक्स के जितने भी और टॉपिक्स थे उन पे सारी वीडियोस क्रिएट कर दी जा चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बचा हुआ था और आज हम इसे भी कवर कर लेंगे। बहुत ही जल्द एक नया वीडियो आएगा जिसमें पूरी एक क्लास में हम पूरा आपका क्लास 10 का फिजिक्स कवर करेंगे। बहुत ही फास्ट होगा, रैपिड रिवीजन होगा और पूरा एक रिवीजन हम वहां पर कवर करेंगे। चलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जिसे आप डेली अपने लाइफ में देखते हो। आपके घरों में लाइट आ रही है, आप फोन यूज करते हो, आप टॉर्च यूज करते हो, हर एक चीज में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, बैटरी यूज करते हो, घड़ी यूज करते हो, हर जगह आप सेल यूज कर रहे हो। करंट, पोटेंशियल, अगर आप छोटी सी बैटरी भी उठाते हो तो आप उसमें देखते हो कुछ लिखा रहता है 1.5 एम्पियर या 1.5 वोल्ट। तो ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड है इस चैप्टर से। बहुत ही मजे से आपको चैप्टर समझना है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन रोल है वो है चार्ज पार्टिकल का। पूरा का पूरा चैप्टर केवल एक चीज पर डिपेंड करता है, चार्ज। चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या है क्या नहीं है, कितने प्रकार का होता है। जैसे इंसान में हम लोग दो प्रकार के होते हैं ना जनरली, लड़का लड़की, वैसे ही चार्ज होता है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं चार्ज की, जिसे आप हिंदी में क्या नाम देते हो, आवेश। अब जो ये चार्ज होता है आपका, चार्ज के लिए बहुत साइंटिस्टों ने डिफिनेशन ट्राई किया, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये भगवान ने हमें दे दी, अब उसके लिए डेफिनेशन क्या बनाया जाए। तो हो सकता हो आपने बचपन में वो प्रैक्टिकल किए हो कि किसी पेन को बाल में रब करके, स्केल को बाल में रब करके आपने छोटे छोटे कागज के पीसेस को उठाया होगा। तो वहां पर भी वो जो स्केल रहती है वो हो जाती है चार्ज, आवेशित हो जाती है, जिसके कारण उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की। तो इस आधार पे हमने चार्ज को छोटा सा डिफिनेशन दिया कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी पार्टिकल में या किसी एलिमेंट में किसी दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है, उसे हम लोग देते हैं नाम चार्ज का। अब चार्ज कितने टाइप का है, तो चार्ज को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। चार्ज है आपका, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। जिसे आप धनावेश कहते हो, और एक है आपका नेगेटिव चार्ज जिसे आप ऋणावेश कहते हो। अब देखिए, आगे की बात करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर हमारे पास अगर नेगेटिव और नेगेटिव दो चार्ज पार्टिकल है तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस, अगर दो समान चीजों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को भगाती हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इन सारी छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी समझिएगा, क्योंकि हमें सारा चैप्टर बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। बहुत बड़ा सिलेबस आपका नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर आप कर सकते हैं। तो देखिए, लाइक चार्जेस जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और अनलाइक चार्जेस, जिसे आप क्या नाम देते हो, अलग अलग चार्ज है यहां पर, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने कुछ ऐसे ही अट्रैक्शन के आधार पर एक फोर्स पढ़ा था जिसे आप कहते हो ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक था जिसे आप क्लास 9th नहीं बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि धरती माता सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती ही है।
पेन छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगा, ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। उसी तरीके से चार्ज का भी एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, जहां पर ये केवल और केवल अट्रैक्शन नहीं, केवल और केवल आकर्षण नहीं, दोनों होता है। तो केवल अट्रैक्शन ना होकर के ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बल है। अगर लाइक चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका, ये पॉजिटिव चार्ज आपका, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दोनों लड़ जाएंगे बहुत जल्दी से, तो ये वाला दूर जाएगा और ये वाला दूर जाएगा। और अगर आपका पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? अलग अलग हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पास बुलाएंगे। दिस इज अट्रैक्शन। चलिए, यहां तक आपने अगर समझ लिया है तो जल्दी से बताइए, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? देखिए, नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? ये दोनों फिर से क्या हो गए? लाइक चार्जेस हो गए, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आगे समझते हैं। अब इस चार्ज को हमने क्या कहा कि आप एक और टॉपिक समझिए जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसे आप नाम देते हैं एटम। थोड़ा चार्ज के बारे में अगर आप समझे रहोगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक फील मिलेगी कि कैसे करंट फ्लो कर रही है, कैसे पोटेंशियल बन रहा है, कैसे सारी चीजें हो रही हैं। केवल हमें पढ़ना ही नहीं है, उस चीजों को अगर हम समझे रहेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। और विश्वास करिए, ये चैप्टर आपका केवल क्लास 10th ही नहीं, 12th में, 12th के आगे आप कुछ भी कोर्स करते हो, बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, एमएससी, एमटेक, हर जगह आपको सेम चीजें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक आपका पूरा का पूरा सेम होने वाला है। तो अगर मैं एटम की बात करता हूं तो एटम सर लोग परेशान कर देते हैं आपको, सभी लोग कि एटम क्या है भाई, एटम क्या है। तो सबसे पहले आप बना दो ऐसा गोला, और इस गोले में बना दो एक और गोला। जो ये अंदर वाला गोला, इसको हम लोग नाम देते थे न्यूक्लियस का, नाभिक का नाम दे देते हैं। और इसके अंदर होते हैं दो प्राणी, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पॉजिटिव कहते हैं हम लोग। प्रोटॉन क्या है आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो भी हमने चार्ज पढ़ा था ना, पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन जीरो है बेचारा, इसके पास कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। और इस गोले के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अब मुझे केमिस्ट्री की बात नहीं करनी है, तो मैं बहुत ज्यादा इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस हमें जो काम की चीजें हैं उनको समझना है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जैसे जैसे हम और दूर चले जाएंगे, और भी ऑर्बिट्स आते जाएंगे, और भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होते जाएंगे, तो आप जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो सबसे बाहर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को आप नाम देते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर देखिए मैंने नेगेटिव साइन बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कैसा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास +2 और -2 हो, +2 और -2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और किसी भी एलिमेंट के लिए आपने जितने एलिमेंट पढ़े हैं, सोडियम पढ़ा हो, एल्यूमिनियम पढ़ा हो, कॉपर पढ़ा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो इसका मतलब उस एटम पे चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और अगर चार्ज आपका जीरो है तो एटम न्यूट्रल है, जैसे हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, मतलब यहां पर आपके हैं 3 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इस पर एक चार्ज आ जाएगा +1 का, मतलब उस एटम पे जो चार्ज है वो है +1 प्रोटॉन, या फिर एक धनावेश का चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, मतलब +3 है इलेक्ट्रॉन और 2 है प्रोटॉन, +3 ना करिए, इसे -3 करिए, तो माइनस है आपके इलेक्ट्रॉन और 2 है प्रोटॉन, तो यहां पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, और यहां पर चार्ज था प्रोटॉन का। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में मिलने को मिल रहा है कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो होगा नेगेटिव, और जहां प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो होगा पॉजिटिव।
अब इतनी गाथा मैंने आपको क्यों सुनाई, ये ग्रंथ सुनाने के लिए नहीं था, इसको आपको समझना है कि आखिर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या करें। पूरी की पूरी चैप्टर इन्हीं पे है। ये जो चार्ज हम नाम दे रहे हैं ना, ये इन्हीं के लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। यही है जो सारा काम करते हैं, पूरा आपके लिए चैप्टर का रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन भागेगा तो कहेंगे करंट फ्लो कर रही है, प्रोटॉन भागेगा तो कहेंगे करंट फ्लो कर रही है। एक्चुअली में प्रोटॉन कभी भागता नहीं है। रियलिटी प्रोटॉन से कभी रिलेट नहीं करती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन से करती है। चलिए वो बात बाद में समझेंगे, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हमने नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इन्हें कहते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करती है किसी भी एलिमेंट, किसी भी तार में। आपके घरों में जो भी करंट जा रही है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन कभी दिखते थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप वायर देख रहे हो यहाँ पर और कहो सर ये देखिए इलेक्ट्रॉन भागता चला जा रहा है। कभी देखा क्या किसी ने ऐसा? नहीं, मुझे भी नहीं दिखता है, तुम्हें भी नहीं दिखेगा। चलो आगे बात करते हैं। बात करने जा रहे हैं कंडक्टर की। चालक क्या होता है, ये जितना अभी हम लोगों ने कथा सुनी थी, ये केवल इसीलिए सुनी थी कि हमें कंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं कि ऐसा एलिमेंट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में थे, सबसे बाहरी कक्षा में थे, उसे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब कंडक्टर मतलब चालक। अगर तुमने थोड़ा सा 10 महीने मेहनत की तो तुम्हें पता होगा चालक वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो करती है। तो करंट फ्लो करती है। अब करंट फ्लो क्यों कर रही है, रीजन क्या है? तो रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि द एलिमेंट्स या फिर ऐसे तत्व जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाया जाएगा। अब ये जो पाया जाता है इसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। अगर मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की है तो ये जल्दी से भाग जाएंगे, और अगर भाग जाएंगे तो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी ही पहुंचा देंगे। तो उसे नाम दे दिया हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का। इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर जिसे तुम कहते हो, ये इंसुलेटर क्या है, अचालक या कुचालक। ऊपर वाले का नाम सुचालक भी होता है भाई। सुचालक का मतलब सुंदर चालक नहीं, सुचालक मतलब केवल उसका नाम है। तो अचालक क्या है आपका, अचालक है यहां पर जिसमें करंट पास नहीं हो रही है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे एक्सेप्शंस चले आते हैं, वैसे वैसे अपवाद चले आते हैं। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इंसुलेटर, जैसे ही क्लास 12 में तुम जाओगे पढ़ोगे एक ऐसा इंसुलेटर जिसमें कुछ मिलाएंगे और वो बन जाएगा कंडक्टर। उसे हमने नाम दिया था सेमी कंडक्टर का। अगर आपने क्लास में शायद हो सकता हो पढ़ा हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है आपके यहां पर माइनॉरिटी में है, बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो नहीं हो पाता है। अब तुम हो सकता हो कि मुझसे तुरंत पूछ सकते हो कि सर जो प्लास्टिक की स्केल थी उसमें करंट कैसे जनरेट हुआ था? तो ध्यान करो, उसमें करंट नहीं, उसमें चार्ज जनरेट हुआ था। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है या फिर चार्ज का जनरेशन नहीं हो रहा है। चार्ज का फ्लो तो नहीं होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है यहाँ पर। चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब जैसे ध्यान से सुनिए, मैंने इस प्लास्टिक के पेन को अपने बाल में रब किया, तो उसके कारण क्या होगा कि इसके केवल उतने ही पोर्शन पे चार्ज आए, पूरे स्केल पे चार्ज नहीं है। तो चार्ज डेवलप हो सकता है, लेकिन चार्ज एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भागेगा नहीं। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो बहुत छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी समझने के लिए बात की थी। आ जाते हैं अपने पहले स्लाइड पे, जो हमें पढ़ना क्या क्या है आपके चैप्टर के लिए, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो इन 9 टॉपिक्स को लिख लो, रट लेना, हमेशा आते हैं और आएंगे। मेरी गारंटी है तुम लिख सकते हो इसे कि ये 9 टॉपिक में से एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक तो कंफर्म आएंगे हर सेट में। तो सबसे पहले आपको करंट की बात करनी है, फिर आपको विभव की बात करनी है, फिर आपको विभवांतर की बात करनी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत थोड़े अंतर पे हैं, मतलब बस ये नाम के लिए, काउंट करने के लिए 9 है। टॉपिक सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं तो केवल 5 मिनट के अंदर पूरा
चैप्टर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझ के पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा 50 मिनट का समय दे लेते हैं। तो बहुत इत्मीनान से बैठ जाओ, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्लास बहुत अच्छी है, बहुत सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को मैंने इंक्लूड किया है और आपकी एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से आ रही है। तुम अगर चैनल पे वीडियोस देखते होगे तो मैंने तुम्हें एक पूरा वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही दिखाया था कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं, और वहां पे मैं पूरा पेपर के जितने क्वेश्चन थे मैंने तुम्हें दिखाया, सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से आए थे। चलो, ओम के नियम पे बात करना है, फिर रेजिस्टेंस पे बात करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे बात करना है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पे बात करना है, हीटिंग इफेक्ट पे बात करना है। जो हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये दोनों सेम है, सारे फॉर्मूले सेम मिलेंगे तुम्हें, सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस यहाँ पर जहां पर वर्क डन पे W यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट हीटिंग एनर्जी के लिए H यूज करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, हर साल आए हुए हैं, आज नहीं तुम्हारे पापा ने भी एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। करंट क्या है? अब हम समझ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्जेस कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितने टाइप के चार्ज हैं, ये सारी बातें अब हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी बेसिक से ले लो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके कारण एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge is known as करंट। अब कुछ किताबों में आप इसे डिफिनेशन को पाओगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज करंट। मैं आपको बोल रहा हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, और ये आप एच.सी. वर्मा के बुक या एनसीईआरटी में भी पा जाओगे सेम डिफिनेशन। अब देखो कुछ चीजों को समझो, कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत स्टार्टिंग में ढूंढी गई और उसमें साइंटिस्टों ने जो कह दिया हमने उसको एज इट इज मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो करंट के केस में भी कुछ ऐसा ही था, स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने कह दिया कि ये केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज के कारण है और हमने इसे मान लिया, एज इट इज स्वीकार लिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, बाद में खोज हुई, तो हमें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो पॉजिटिव फ्लो ही नहीं करता, रियलिटी में तो फ्लो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लेकिन अब सोचो, इतने सारे लोग पढ़ चुके थे, सारी दुनिया समझ चुकी थी, तो कितना समस्या होता ना उन्हें समझाने के लिए, यार नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, एज इट इज जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजों को समझने के लिए आसानी है। तो देखिए क्या होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव बैटरी का और एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इन चीजों को अभी थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पॉजिटिव से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है जो जाता है नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये आते हैं पॉजिटिव की तरफ। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी तो लॉजिक पढ़ाया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो नेगेटिव वाला होगा वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। अभी तो पूरी बात इसीलिए समझाई थी कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव से प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, आप उसे पॉजिट्रॉन के नाम से समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी कह देते हैं प्रोटॉन जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इतनी बात तुम समझ चुके हो। उसमें जिस तरीके से जाता है, जिस रेट से जाता है, कितना तेजी से जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है, 1 मिनट में अगर मान लो 10 लोग जा रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे कि 10 लोग बटे 1 मिनट, और उसी 1 मिनट में 20 लोग जा रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे 20 लोग बटे 1 मिनट। तो कहां पर रेट ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर 20 वाले में लोग ज्यादा जा रहे हैं, 10 वाले में लोग कम जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए
तो I इज इक्वल टू क्या आपको फॉर्मूला मिला, Q अपॉन T। अब छोटी छोटी जानकारियां और लेते चलते हैं। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट का मतलब होता है हम कैसे मेजर करते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसे आप लिख लीजिए क्योंकि मैं अभी से रफ कर दूंगा। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब अगर चार्ज की यूनिट कूलम होती है तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट, देखिए टाइम के लिए आप यूनिट यूज करते हैं सेकंड, तो ये हो जाएगी कूलम पर सेकंड। और इसे आप क्या नाम दे सकते हैं? एम्पियर। इसे आप क्या नाम दे सकते हैं? एम्पियर। चलिए, चार्ज की यूनिट कूलम पर सेकेंड है और करंट की यूनिट को हम हमेशा कहते हैं एम्पियर, क्योंकि करंट को एज फंडामेंटल क्वांटिटी हम कंसीडर करते थे। अब ये फंडामेंटल क्या होता है, अगर तुमने क्लास 9th पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, मैं बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो करंट ये समझ में आ गई कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम करंट कहते हैं और जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखो, जो चीजें पहले बनी हुई थी हम केवल उसे ही मान रहे हैं ना, तो हम कहते थे करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये है करंट की डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तुम यही बोलोगे ना, पॉजिटिव से नेगेटिव है करंट, और करंट किधर से है? करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? बिल्कुल है सर। तो आप इस बात को लिख दीजिए कि करंट जो है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज in opposite direction of flow of electron। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। आप फिर से लिख सकते हैं, आई की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहां तक की बातें सारी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड पर कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की एक धारा है जो एक फिलामेंट से बह रही है, और वो फिलामेंट है एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बह रही है कितने देर में? 10 मिनट में बह रही है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच फ्लोज थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। करंट आई होती है क्या? चार्ज अपॉन में टाइम। और आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है सर करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। ये लिखने का तरीका आप एग्जाम में अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलता है, क्योंकि स्टेप तरीके से होता है। कहीं अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो फिर एग्जामिनर समझेगा कि आप अच्छे तरीके से लिख रहे हो, तो थोड़ा से नंबर कम काट सकता है आपके। तो इस तरीके को लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमें करंट आई है, आई कितना गिवन है? 0.5 एम्पियर। दूसरी बात, टाइम टी, टी कितना गिवन है? टी गिवन है हमें 10 मिनट्स। अच्छा, ये 10 मिनट का मतलब क्या है? 10 मिनट का मतलब है, इसे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 गुणते 60, 60, और ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 600 सेकंड। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड आउट क्यों, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों कितना है भाई, ये फाइंड आउट करो। चलो, अगर हमें क्यों फाइंड करना है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें फॉर्मूला यूज पता है, कौन सा फॉर्मूला हम लगा रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है सर, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। और अगर इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब, क्योंकि हमें क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आप करेंगे कि सर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I टाइम्स टी। जो हमारा टी है वो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टी इस
इस राइट साइड में है डिवीजन में, जैसे ही हम लेफ्ट साइड भेजेंगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो कैसे, I टाइम T इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू I टाइम्स T। आपको पता चल गया, अगर Q बराबर I टाइम्स T है तो Q बराबर I की वैल्यू 0.5 दी रही है भाई। टाइम हमने अभी 600 निकाला है, और अब तुम्हें आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन 0.5 का मतलब होता है हाफ। छोटी छोटी चीजें जान लो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स का एक छोटा सा लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ लोगे तुम्हारे लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। तो 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो 1/2 लिख सकते हैं इसे, और ये हो गया 600। अब देखो 2 से 600 को काटना है, 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार में जाएगा और 0 नहीं कटेगा, आंसर आ जाएगा कितना, 300 कूलम। और इसका आंसर आ गया। तुम्हें आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई? चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, फिर से चार्ज निकालना है। ऑब्टेन्ड व्हेन अ करंट, एक करंट फ्लो कर रही है 60 एम्पियर की, रन्स इन 3 मिनट। फिर से लिखेंगे सर गिवन क्या क्या है, गिवन है आई कितना है 60 एम्पियर, टाइम कितना है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स को कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 टाइम्स 60 को हो जाएगा आपका 180, और 180 सेकंड आ गया। क्या निकालना है, फाइंड आउट करंट। थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट चार्ज। मैंने शायद करंट बोल दिया था, गलती से हो जाती हैं गलतियां। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q बराबर क्या हो जाएगा, I टाइम्स T। अभी समझाया था क्यों हो रहा है I टाइम्स T, क्योंकि T है डिवीजन में, उधर जाएगा तो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो Q बराबर हो गया I टाइम्स T, और Q बराबर IT है, तो Q बराबर I की वैल्यू दे रहा है 60, और T की वैल्यू आपने निकालनी है कितनी, 180। अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। फिर से वही बात है, अगर डर रहे हो तो इन दोनों जीरो को लिख दो यहां, और 18 में 6 का कर दो गुणा, होता है कितना 108। ये आ गया कूलम, और ये है आपका आंसर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन एक और होना चाहिए था, अगर नहीं है तो हम लोग बात करेंगे सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। चलिए आ जाते हैं विद्युत विभव पे। अब देखो विद्युत विभव बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये कुछ ऐसा है कि तुम अपने एक दोस्त को कहीं से पकड़ के लेके चले आओ, तो मैं उसे क्या कह दूंगा, तुमने जो वर्क डन लगाया मैं उसे कह दूंगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। अब इस बात को समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास हमें एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाना है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास हमें एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाना है कहीं दूर से, तो ये दोनों पॉजिटिव क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? बिल्कुल सर रिपेल करेंगे, और अगर रिपेल करेंगे तो इसका मतलब है भगा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पास रहें, तो क्या मैं एक एक्स्ट्रा वर्कडन इस पर लगाऊंगा? हाँ बिल्कुल लगाऊंगा। वो जो वर्कडन मैं लगा रहा हूं, उस वर्कडन को अगर मैं कह दूं कि जितना मैंने उस चार्ज पे लगाया यहां तक लाने के लिए, वही है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस कंडीशन में, अगर इस चार्ज की वैल्यू को हम नाम दे देते हैं Q इज इक्वल टू 1। तो विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना है कि किसी एक चीज को उठा करके लाना है किसी दूसरी चीज के पास, और अगर ये दोनों एक दूसरे को भगा रहे हैं तो बिल्कुल हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा उसको लाने के लिए और यहाँ पर बैठाए रखने के लिए। उसी को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तुम सोचो, अगर मैं इसको उठा करके लाऊंगा यहाँ तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उठा करके लाऊंगा यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उठा करके लाऊंगा यहाँ तो दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहे हैं भाई। तो इस तरीके से सोचो, क्या यहाँ पर एक पोटेंशियल और यहाँ पर एक पोटेंशियल, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगला टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है। चलिए अभी पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पोटेंशियल वो है जो किसी चार्ज पार्टिकल को किसी
प्लेस से, किसी दूरी से इनसाइड द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल के पास लाने में लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर आप इसे नाम देते हो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अच्छा, जब मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब होता है एक चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same as that work done which is required to bring a unit positive charge, required to bring a unit positive charge from a reference point, from a reference point। अच्छा, मैंने ये रेफरेंस पॉइंट क्यों बोला भाई? रेफरेंस पॉइंट इसलिए बोला कि जहां पर हम इसे चार्ज पार्टिकल को पहले रखे रहते हैं, जिसको हमें लाना है, वहां पर हम मान लेते हैं कि वहां पर वर्क डन हम नहीं कर रहे थे, वहां पर इसका वर्क डन था 0, और अब जब लाएंगे इसे तो वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा। तो उस वर्क डन को अगर यूनिट चार्ज पर अप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसे डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ये है आपका दूसरा फॉर्मूला आज की क्लास के लिए। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। और ये क्या था? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और एक दूसरे प्लेस से, जो हम रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, यहां से किसी अनदर चार्ज Q को हमें लाना था एक दूसरे पॉइंट यहां तक। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं B पॉइंट और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं A पॉइंट। तो Q को B से A तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वर्क डन को हमने नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जल्दी से बताओ। वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर कूलम हो जाएगी इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम हो जाएगी। या फिर इसे आप नाम दे देते हैं एक सिंगल वर्ड में वोल्ट, और V से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, उसका कारण यही है कि इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज दैट वर्क डन, मतलब ये केवल और केवल उस वर्क की सेम है जो केवल एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से या किसी रेफरेंस पॉइंट से लाने में किया जाता है। अब इस रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है, हम उसे सपोज कर लेते हैं 0, तो यहां पर जो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन में Q, क्योंकि यहां पर हमने जो पोटेंशियल सपोज किया था 0। हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है तो आप कह देंगे कि हम उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, अनंत दूरी से ला रहे हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q टाइम्स V, और यही W है आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं U से, तो U हो जाएगा आपका Q टाइम्स V। चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू वन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटी सी डिफिनेशन है कि अगर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल को हम यहां से ला रहे थे, यहां पर लाएंगे किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए 2 पॉइंट है ये, तो एक वोल्टेज होगा V2, और अगर इसी को लाएंगे एक दूसरे पॉइंट V1 पर, तो यहां पर एक वोल्टेज होगा V1। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस चार्ज पार्टिकल को, जिस चार्ज पार्टिकल को हम पहले ला रहे थे V2 और V1 पर, अलग अलग जगह ला रहे थे, तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम V1 से V2 ले जाएं, V1 से V2 ले जाएं, तो क्या हमें एक दूसरा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, और उस वर्क डन को हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं, डिफरेंस होता है मतलब उनके बीच का अंतर, मतलब दो जगह पर पोटेंशियल के बीच का जो आपको डिफरेंस मिलेगा, उसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर आप इसे इजीली भाषा में, आसान भाषा में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में किए गए वर्क डन के इक्वल होता है, अगर चार्ज पार्टिकल क्या है? यूनिट है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ना। तो द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, हमेशा ध्यान दीजिएगा ये यूनिट चार्ज होना चाहिए, तभी डेफिनेशन आपकी सही होती है। यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, is known as electric potential, is known as electric potential difference। किसी चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप करते हैं, और उस चार्ज पार्टिकल को होना चाहिए यूनिट चार्ज पार्टिकल, एकांक आवेश होना चाहिए, उसको हमने नाम दिया है क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेल्टा वी से, और या वी ये हो जाएगा आपका क्या? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में चार्ज पार्टिकल क्यू। डेल्टा वी का मतलब क्या है? डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1, जो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज V2 माइनस V1, और ये है आपका W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई Q। आसान भाषा में आप V2 माइनस V1 सपोज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वायर है, इस वायर के यहां पर मैंने रखा है पॉजिटिव 10 वोल्ट और यहां पर हमने रखा है पॉजिटिव 5 वोल्ट, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आप ये बताओगे कि सर यहां पर है 10 और यहां पर है 5, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट। एकदम इजी है। अच्छा देखिए, जहां से चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे, अगर यहां पर लाने पे वर्क डन हमने ज्यादा किया है और यहां पे लाने पे वर्क डन कम किया है, तो यहां से यहां पे चार्ज पार्टिकल इजीली चला जाएगा। तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो आप लिख सकते हैं चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब बात समझिए, चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए जिस चीज की जरूरत है, जिस क्वांटिटी की जरूरत है, उसको आपने नाम दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल causes the movement of charge particle, मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो करंट बहने का एक ही कारण है, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल फ्लो करने का कारण है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल के कारण चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है। चलिए इस बात को समझते हैं। चार्ज पार्टिकल moves from high potential to लो पोटेंशियल। अब थोड़ा इस बात को समझते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर बना दिया है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और यहां पर मैंने बना दिया एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब अगर इनके बीच में मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ देता हूं ऐसे, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ भागेगा? तो ये चार्ज पार्टिकल, अब जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव की तरफ भागेगा। अगर मुझे इसको पॉजिटिव की तरफ लाना होता तो मुझे इस पर एक वर्क डन करना पड़ता ना। देखो इस चार्ज पार्टिकल को अगर मुझे यहां पर ले जाना होता तो मुझे इस पर एक वर्क डन करना पड़ता, और अगर मैं वर्क डन करूंगा तो पोटेंशियल हाई होगा। मतलब इधर जाने पर पोटेंशियल हाई और इधर जाने पर पोटेंशियल लो। फिर से, इधर जाने पर, इधर आऊंगा तो पोटेंशियल हाई होगा, हाई पोटेंशियल, और इधर जाऊंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल लो होगा, लो पोटेंशियल। होगा ऐसा? बिल्कुल होगा सर। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है किसको रिप्रेजेंट करता है? लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास है हाई पोटेंशियल, तो पॉजिटिव टर्मिनल बन गया तुम्हारा हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल बन गया तुम्हारा लो पोटेंशियल। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, कैसा चार्ज पार्टिकल? देखो पॉजिटिव है, ये ध्यान देना, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव लिया था मैंने, अगर इसी की जगह मैं नेगेटिव लेता तो नेगेटिव वाला भागता किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ भागता। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इधर से किधर की तरफ फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है किसकी तरफ? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो आपकी बैटरी में, सेल में क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। चलो नॉर्मल सेल में बना रहा हूं जो आप अपने घड़ी में यूज करते हैं। एक तरफ आप देखें इसकी टोपी होती है,
और दूसरी तरफ फ्लैट होता है। जिस तरफ इसकी टोपी होती है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जिस तरफ फ्लैट होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या है, आपकी केमिकल सेल होती है। यूजुअली ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल का मतलब है कि इसके अंदर कुछ केमिकल भरे हुए हैं जिनके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव से जो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं किधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो करंट किधर को फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां क्या है, यहां है हाई पोटेंशियल और यहां क्या है, यहां है लो पोटेंशियल, क्योंकि एक है आपका उच्च विभव जो है धनात्मक और एक है आपका निम्न विभव जो कि ऋणात्मक। उम्मीद करता हूं अब तक की सारी बातें आप बहुत ही मजेदार तरीके से समझ रहे होंगे। सारी चीजों को हमें और भी जल्दी समझना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अब आपके सर पे हैं, एकदम बगल में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जल्दी उनके लिए प्रिपेयर होना है। चलिए, तो आप एक बात समझ गए हो कि चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब जो करंट है, करंट ऑल्सो मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक सेल हमने लिया, ये सेल का सिंबल होता है, एक बड़ी साइन जो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, एक छोटी साइन जो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, और इस सेल को हमने जोड़ दिया एक वायर से कुछ इस तरीके से। इस सर्किट में एक छोटी सी सर्किट बन गई। करंट कहां से कहां की तरफ फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव से, ये करंट की डायरेक्शन में बना रहा हूं, आई की डायरेक्शन है, और ये जा रही है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहां पर कुछ इस तरीके से, और यहां पर कुछ इस तरीके। तो ये थी आपकी करंट की डायरेक्शन जो पॉजिटिव विभव से धनात्मक आवेश से धनात्मक विभवांतर, यहां पर आपका क्या है, टर्मिनल विभवांतर है ना, तो धनात्मक विभवांतर से ऋणात्मक विभवांतर की तरफ जा रही है, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जा रही है। तो अब तक जो चीजें आपने समझ ली हैं वो है आपका, आपने इलेक्ट्रिक करंट को समझ लिया, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है, क्वेश्चंस देख लिया, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लिया, विद्युत विभव को भी समझ लिया, और आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ लिया, विद्युत विभवांतर को भी समझ लिया। अब बात करते हैं ओम के नियम पर। उससे पहले चलिए देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ओम के नियम की तरफ। देखिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन सा सवाल है हमारे पास, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज 2 कूलम के अक्रॉस 2 पॉइंट, हमें एक वर्क डन निकालना है 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए दो बिंदुओं के बीच, और जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, फिर से लिखते हैं बहुत तेजी से। गिवन है सर वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन तो गिवन है नहीं, चार्ज गिवन है सर, तो क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू दे रहा है सर 2 कूलम, और फिर आपको क्या दे रहा है, वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है, वोल्टेज डिफरेंस दे रहा है सर, कितना दे रहा है, 12 वोल्ट। तो अगर 12 वोल्ट दिया हुआ है, क्यू दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन W बराबर क्वेश्चन मार्क। अरे भाई अभी तो एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, बहुत छोटा सा, बहुत मजेदार फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला था सर जी W इज इक्वल टू क्यू वी, बताओ भाई, तो W इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला था आपका, Q की वैल्यू थी 2 और V की वैल्यू है कितनी, 12, तो कितना आ जाएगा 24, और W की जो यूनिट होती है वो होती है सर जी जूल, तो 24 जूल इसका आंसर हो गया। तो 24 जूल मतलब 24 जूल का वर्क डन हमें उस पर करना पड़ेगा 2 कूलम के चार्ज पार्टिकल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 12 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं ओम का नियम। बहुत ही मजेदार और शानदार ओम का नियम, सारी रिसर्च चल रही थी और ओम साहब ने एक छोटी सी रिसर्च की और बहुत मजेदार नियम बना दिया जिसे आप कहते हैं ओम का नियम। अब ये बताओ, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं इसका मतलब वर्क डन बढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं वर्क बढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागेगा। सोचो अगर मुझे एक चार्ज पार्टिकल यहां से लाना है यहां तक के लिए और मैंने वर्क डन बढ़ा दिया,
तो वर्क डन बढ़ जाए, चार्ज पार्टिकल जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, कम समय लेगा, और कम समय लेगा इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो कर रही है। तो ओम ने कहा कि अगर तुम V को बढ़ा दोगे तो तुम्हारी जो करंट है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर तुम V को घटा दोगे तो तुम्हारी जो करंट है वो भी घट जाएगी। तो इसका मतलब जो करंट है वो है क्या है भाई, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज को। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस कंडक्टर के, उस वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके टेम्परेचर को बदल नहीं रहे हो, तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो ओम के नियम को हमने क्या समझा कि ओम्स लॉ कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, तो लिखते हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कांस्टेंट, देन उस सिचुएशन में क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस द वायर, किसी वायर या किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर लगा वोल्टेज डिफरेंस, तो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द वोल्टेज अक्रॉस द वायर or conductor is directly proportional to the current flowing through it, is directly proportional to the current passing through it। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर मतलब ताप को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को नहीं बदल रहे हैं, तो किसी चालक के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और आप इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमेशा हम लिख देंगे V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं ओम ने क्या कहा। देखो, तुमने अगर ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि जब आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत कम चार्ज रह जाती है, 10% या 5% रह जाती है, तो आपका कैमरा अलाउ नहीं करता है कि मैं फ्लैश लाइट नहीं जलाऊंगा भाई, तुम सेल्फी लोगे तो मैं फ्लैश ऑन नहीं करूंगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश नहीं डालूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लैश को जलाने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, और अब उस बैटरी के पास उतना कैपेसिटी नहीं रह गया। आप जब छोटी छोटी सेल यूज करते हो, टॉर्च की सेल यूज करते हो, जब वो सेल वीक हो जाती हैं काफी टाइम के बाद, टॉर्च का जो बल्ब होता है वो धीरे कब जलने लगता है, तब तुम क्या करते हो, बैटरी बदल देते हो। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि उसकी वोल्टेज कम हो गया, उसके अंदर का विभवांतर कम हो चुका है, उसके अंदर जो धनावेश ऋणावेश थे वो कम हो चुके हैं, जिसके कारण अब उसमें करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर रही है और बल्ब अच्छे से नहीं जल पा रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा, ओम साहब ने क्या कहा, ओम साहब ने कहा भैया V इज इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, वोल्टेज करंट के समानुपाती है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, और करंट बढ़ाएंगे, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर इक्वल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया या फिर एक कांस्टेंट बनाया, जिसे आप नाम देते हैं रेजिस्टेंस का नाम देते हैं ना। चलिए यहां से लिखते हैं। तो उन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन की जगह आता है एक कांस्टेंट जिसे आप कहते हैं R, और ये बन गया V इज इक्वल टू RI, या फिर V इज इक्वल टू IL। जहां पर R आपका कंसीडर हुआ है एज कांस्टेंट, R इज कंसीडर एज व्हाट, कांस्टेंट, और इसी R को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। अब देखिए, ओम साहब ने एक नया चीज ढूंढ दिया, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? तो देखिए, हर एक वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, हर एक कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो करंट को कितना पास होने देगा और कितना पास नहीं होने देगा। उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है उसकी चालकता। लेकिन कुछ वायर की अपनी प्रॉपर्टी कि वो करंट को कितना रोकेगा, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है उसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी, उसकी रोकने की क्षमता, उसकी प्रतिरोध और रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द करंट। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और समझते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा है क्या, V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा सर V अपॉन R, और R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V अपॉन I। अब अगर एक ग्राफ बनाते हैं VI का ग्राफ, तो VI कर्व,
अगर हम एक वी आई कर्व बना रहे हैं तो वी आई ग्राफ का मतलब है कि हमने वाई एक्सिस पे कंसीडर कर लिया है वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिया है करंट, तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये ओम को लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो डिफाइन कर रहा है आपका रेजिस्टेंस, जो स्लोप है वो है आर विच इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल करोगे अपने क्लास 10th में, तो प्रैक्टिकल में आप इसी स्लोप के थ्रू, इसी ग्राफ के थ्रू सारी ऑब्जर्वेशन रखोगे और ग्राफ बनाओगे और उसकी हेल्प से रेजिस्टेंस निकालोगे जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और अगर कांस्टेंट आएगी तो वो सर्किट हो जाएगी ओमिक सर्किट। और अगर नहीं आती है तो आप उसे नाम देते हैं अनोमिक सर्किट का। जो अनोमिक सर्किट है ये आप डायोड होते हैं, जिसे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी आइए, थोड़ा एग्जाम की बात चल रही है तो थोड़ा एग्जाम को ज्यादा अच्छे से फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाउ मच करंट will an electric bulb drawn from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is given by this। तो जब से पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर ए को सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, V गिवन है सर 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस गिवन है उसका R गिवन है सर कितना गिवन है 1200 ओम। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं ओम, जो बिल्कुल जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने ओम्स लॉ को डिस्कवरी किया है उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग हमने इसकी यूनिट को नाम दे दिया है ओम। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर, आई कैलकुलेट करना है तो आई बराबर होता है वी अपॉन आर, और वी की वैल्यू है कितनी 220, तो 220 बटे में 1200, और ये आ जाएगा एम्पियर। अब कुछ कैलकुलेशंस थोड़ा सा तुमको भी करना है क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा करवाने, आपको अपने से सारी चीजें करनी है। चलिए क्वेश्चन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, हाउ मच करंट, फिर से करंट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम दिस मच वोल्टेज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। सेम लॉजिक है, तो V इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपसे 220 वोल्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस आपका कॉइल का कितना दे रहा है 100 ओम दे रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर। तो V अपॉन आर आप लगा दीजिए, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू है 100, और ये हो गया आपका एम्पियर। एम्पियर के लिए आप बिगर ए भी यूज कर सकते हैं। एम्पियर के लिए आप बिगर ए भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कैलकुलेशंस आपको थोड़े से सॉल्व करने होंगे अपने से। बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी की बता रहा हूं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। यहां पर आपसे क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज दिस। एक हीटर के वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 60 वोल्ट, और व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट है। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर बी ड्रॉन। अगर व्हाट करंट मतलब कैसी करंट होगी अगर हीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ा करके कर दिया जाए कितना 120। तो देखिए अगर ओम के लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो इसका एक डायरेक्ट आंसर मैं तुमको 1 सेकंड में दे सकता हूं कि जो हमारा वोल्टेज था वो हो गया 60 से 120। 60 से कितना हो गया 120। क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्या वोल्टेज डबल हो रहा है, वोल्टेज हो गया भैया 2 गुना हो गया, तो करंट क्या होगी, करंट भी डबल हो जाएगी। करंट अगर 4 थी तो 4 से क्या हो जाएगी 8 एम्पियर हो जाएगी, हो गया खत्म। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो तुम ये लॉजिक लगा देना, लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तुम्हें लिखना है रिटन है तो कैसा करोगे उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। तो हमें दे रहा है कि 2 लॉजिक दे रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक करंट और एक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या चीजें दे रही हैं भाई, गिवन है सर जी V1 की वैल्यू दे रहा है 200 नहीं 60 वोल्ट, और I1 की वैल्यू दे रहा है 4 एम्पियर, और V2 की वैल्यू दे रहा है सर जी 120 वोल्ट, और I2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलो सर तुम सारे भी सर ही हो, आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 और I1 को यूज करके उस हीटर के वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बदलने वाली नहीं है। वायर की अगर रेजिस्टेंस देख लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब मैं लॉजिक लगा सकता हूं V1 इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, और ये हो गया I1। यहां से R की वैल्यू निकालते हैं तो R बराबर आपको मिल जाएगा भैया V1 अपॉन में I1। V1 की वैल्यू है 60
और I1 की वैल्यू है 4, तो ये आपको मिल जाएगा 15 ओम। और अगर ये मिल गया 15 ओम, तो हम लगा देंगे दूसरा लॉजिक यहां पर, V2 इज इक्वल टू R टाइम्स I2। देखिए R कांस्टेंट था तो हमने R को बदला ही नहीं, R2 और R1 यूज नहीं किया है, केवल R यूज किया है। R की वैल्यू है 15, I निकालना है, और V2 है 120, 120 टाइम्स I2, तो I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, जल्दी बताओ। I2 हो जाएगा 120 अपॉन में 15, और 120 अपॉन में 15 कितना होता है, जल्दी बोलो बच्चों, ये होता है 8 एम्पियर। हो गया आंसर। देखिए कितना सवाल था सिंपल, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आपके एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए। अब ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इन सारी चीजों को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो आर से, ये प्रॉपर्टी है। एक होते हैं रेजिस्टर्स, क्या होता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, ये डिवाइस है जो रेजिस्टेंस लगाती है, जो किसी सर्किट में क्या करेगी, रेजिस्टेंस को लगाएगी। तो रेजिस्टर्स का अपना एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हमने ऐसा डिफाइन किया है, ऐसे जिगजैग लाइंस की थ्रू ना। अच्छा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है सर, अभी आपने डिस्कस किया था, ओम होती है। अच्छा रेजिस्टेंस करता क्या, इट ट्राई टू स्टॉप द करंट, इट ट्राइज टू स्टॉप दी करंट। इसका मतलब जो इंसुलेटर होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं करती, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगी। तो रेजिस्टेंस ही करंट को रोक रहा है, रेजिस्टेंस ही करंट को भागने नहीं दे रहा है। ये रेजिस्टेंस कहां से आया, तो वायर की अपनी प्रॉपर्टी है जिसे आप नाम देते हैं रेजिस्टिविटी, जिसे आप क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ये जो प्रतिरोधकता है आपका, ये वायर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप होती है। देखिए प्रतिरोधकता क्या, ये बदलेगी नहीं। अगर आप इतना बड़ा वायर ले लो, 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 और बड़ा वायर ले लो, कभी भी रेजिस्टिविटी उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एलिमेंट पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है, छोटा वायर होगा तो डिफरेंट होगा, मोटा वायर होगा तो डिफरेंट होगा, ऐसे ही अलग अलग वायर होंगे तो सारा ये क्या होगा, डिफरेंट होता चला जाएगा। तो रेजिस्टिविटी के कारण आ रहा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस करता है करंट को रोकने का काम। रजिस्टर है उसका सिंबल जिसे आप जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, और इसका यूनिट है ओम, और फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका लेंथ ऑफ वायर, सबसे पहला क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ के कारण रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर लेंथ मतलब बड़ा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। छोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सोचो बहुत बड़ा वायर ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत छोटा वायर ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हिंदी में जिसे आप कहते हैं। ये किसी चीज की मोटाई को बताता है। जैसे देखिए ये पेन है, ये पेन का जो ये वाला एरिया होगा, आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया सपोज करिए, इसे आप कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं ये बॉटल ले लूं, इस बॉटल का देखिए ये जो एरिया है, ये थिकनेस बता रहा है इसकी ना, कितना मोटा बॉटल है। और बड़ा बॉटल लेंगे तो उसका और बड़ा एरिया होगा। तो ये जो थिकनेस बताता है इसे आप कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे थोड़ा सा लॉजिक ये समझिए कि अगर मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
आप घरों में जब भी वायर लेने जाते हो तो आपके घरों में आपसे कहा जाता है कि यार ऐसा वायर लेके आना जो मोटा हो, पतला वायर अगर लाओगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और ज्यादा रेजिस्टेंस के कारण वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो करंट का अपोज कर रहा है। तो मोटा वायर लेना अच्छा है कि पतला वायर? जाहिर सी बात है मोटा वायर लेना अच्छा है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी। ये दो बातें हो गई। इन दोनों बातों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने पे इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। चलो इसको फॉर्मूला बनाते हैं। अगर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A, जहां पर रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। देखो फिजिक्स में सिंबल्स का बहुत बड़ा खेल होता है। आर से बहुत सारे कांस्टेंट भी आप पढ़ोगे, रो से आपने क्लास 9th में हो सकता है और डेंसिटी भी पढ़ी होगी, लेकिन एक ही सिंबल अलग अलग चीजों को डिफाइन कर सकता है। तो रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी, वही रेजिस्टिविटी जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने पीछे की थी कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, कैसा मटेरियल है। आर क्या है यहाँ पर, आर है रेजिस्टेंस, आर है आपका रेजिस्टेंस। एल क्या है यहाँ पर, एल है लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या यहां पर, ए है एरिया ऑफ वायर। ये बन गया फॉर्मूला। इसका मतलब आर डिपेंड करता है रो पर, रो है मटेरियल का। तो अगर जैसे सोचो कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी से कम होती है, तो किसका मतलब कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से कम होगा। और अगर कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से कम होगा तो हम कॉपर वायर प्रेफर करें एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वायर। जो होता है नॉर्मली आप एल्यूमिनियम की चीजें नहीं लेते हो, मतलब एल्यूमिनियम वायर नहीं लेते हो। अगर एल्यूमिनियम की वायरिंग की हुई फैन हो तो आप उसे नहीं लेते हो, आप कहते हो सर हमें कॉपर वायर वाली दीजिए। दुकानदार से कहते हो ना नहीं भैया कॉपर वाला दो, जो कॉपर बाइंडिंग हो उसे दो। क्यों? क्योंकि कॉपर में रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम जनरेट करेगा, फ्रिक्शन कम लगेगा और चीजों के खराब होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। वायर में अगर कॉपर आप यूज करते हो तो कॉपर के कारण रेजिस्टेंस कम यूज होगा, हीटिंग कम होगी, वायर जल्दी खराब नहीं होंगी, गलेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा बात समझिए, सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है चांदी, सिल्वर, लेकिन बहुत महंगा है। कॉपर के कंपेयर में चांदी बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए हम चांदी नहीं यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, सस्ता भी है टिकाऊ भी है, इसलिए यूज कर लो। चलो आगे बढ़ते। फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस में एक टॉपिक आपका रह गया है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए, और रेजिस्टिविटी भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के लिए। देखो रेजिस्टिविटी लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बदलती है और रेजिस्टेंस भी बदलता है। कैसे बदलता है, ये दोनों बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए अगर आपको याद हो जब मैंने ओम का नियम आपको पढ़ाया था, थोड़ा पीछे जाते हैं, जहां पर मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपसे क्या कह दिया था कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को हम बदल नहीं रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे कह दिया था कि रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ वाले मेटल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 26 ओम है इस टेम्परेचर पर। अगर डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब डायमीटर उसकी थिकनेस इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर। हमसे रो की वैल्यू पूछ रहा है। भाई गिवन क्या क्या है, लिख लेते हैं सर जी। गिवन लेंथ ऑफ वायर L is equal to 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R is equal to 26 ओम, फिर डायमीटर, देखो डायमीटर D कितना है 0.3 मिलीमीटर दे रहा है भाई। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलना आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में तुम बेकार हो। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 0.3, हमेशा ध्यान रखना मिली का मतलब है 10 की घाते -3, 10⁻³ ये मिली मतलब कोई मिला नहीं, ये मिली का मतलब है 10⁻⁻3। ये है डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा सर, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 0.3
टाइम्स 10⁻³ का हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब इतनी जानकारियां तुमने निकाल ली, लेकिन सर एरिया तो गिवन ही नहीं है ना। लेकिन एरिया तो निकाल सकते हैं ना भाई, कोई भी वायर होगा सिलेंड्रिकल होगा ना, और सिलेंडर के लिए ऊपर क्या है, ऊपर है सर सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, निकालना है रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हो सकता हो ये फॉर्मूला देख के तुम रोने लगे हो, लेकिन रोना मत बेटा, क्योंकि ये रो बस एक सिंबल के लिए है। और अगर तुम इस बात को समझ जाते हो तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। सारे वैल्यूज तुमको पता है, आर की वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल की वैल्यू कितनी है 1। इसे सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा ओम मीटर में आएगा, और आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्लास को जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए कैलकुलेशन मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। अब यहां पर वैल्यू ना दे करके हमसे क्या कर दिया, सिंबल कह दिया। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4, ये ओम होना चाहिए था, 4 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरा वायर जो सेम मटेरियल से बना है उसका क्या रेजिस्टेंस होगा, अगर उसकी लेंथ हो गई है L/2 और क्रॉस सेक्शन हो गया है 2A। अगर क्रॉस सेक्शन हो गया है आपका 2A और लेंथ हो गई है L/2, मतलब लेंथ घट गई है, एरिया बढ़ चुका है, तो उस सिचुएशन में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। थोड़ा टाइम कितना हो गया, चलिए बात करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है हमें, तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो पहली लेंथ थी L थी, एरिया A था, तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस आपकी गिवन थी, रेजिस्टेंस गिवन थी 4 ओम। इसके लिए फॉर्मूला लिखो जल्दी से, फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो वही रहेगा, L अपॉन ए वही रहेगा, और इसकी वैल्यू है कितनी 4। अब नया रेजिस्टेंस, तो उसे हम नाम देते हैं R प्राइम या R डैश। R डैश के लिए जो फॉर्मूला होगा रो L की जगह पे क्या लिखेंगे L/2, L/2 टाइम्स एरिया की जगह क्या लिखेंगे, एरिया की जगह बताइए भाई क्या लिखेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे 2A, तो 2 टाइम्स 2A, तो R डैश मतलब नया R, और ये हो गया रो L अपॉन में 4A। तो R डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1/4, और ये सारी वैल्यू हो गई आपकी R की। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 ऑफ R होगा, और अगर 1/4 ऑफ R होगा तो R प्राइम इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ 4, और 4 ने 4 को मार दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस है आपका वो है केवल और केवल 1 ओम का, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना मजेदार था ना। इसका मतलब कि अगर लेंथ छोटी कर देते हैं, लेंथ छोटी करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हाँ सर हमें पता था, और एरिया बढ़ा देते हैं तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका मतलब दोनों के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, और रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया, और आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब देखिए दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। दो पार्ट में करते हैं, नहीं तो आप सारे डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, कुछ चीजों को और भी देखना है, और भी टॉपिक्स हैं, और भी बच्चे हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मिल लेंगे फिर से आपसे, फिर से नए क्लास में, और इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपना पार्ट 2 में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम्स के लिए 100% मेरी गारंटी है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएगा, और न्यूमेरिकल्स तो गारंटेड आते ही आते हैं, कॉम्बिनेशन से आते हैं, ओम्स लॉ पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे आते हैं, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है
तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे अपने कोई भी डाउट्स एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, एग्जाम का डर सता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे पढ़ें, बहुत कम टाइम रह चुका है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।